गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस एंड मेरा नाम है कविता नामदेव श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 मशीन्स, जो कि क्लास 10 आईसीएसई सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम मशीन्स की बात करेंगे। मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय सेविंग आवर टाइम एंड एनर्जी। It allows us to do more work by putting less effort. तो हम यहाँ पे मशीन्स का क्या तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मशीन को हम क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट हम किसी भी काम को इजीली कर पाए। सेकेंड, ये हमारा टाइम सेव करता है और तीसरा हमारी एनर्जी सेव करता है। तो किसी भी काम को हम बहुत कम एफर्ट के थ्रू इसके थ्रू अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम मशीन्स की बात करें तो दो तरह की मशीन्स होती हैं। पहली है सिंपल मशीन, जिसमें बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो हमारे कुछ एग्जांपल सिंपल मशीन्स के हैं हैमर, स्पेड्स, आपका क्रोबार, नाइफ, सिजर, ये सारे ही एग्जाम्पल सिंपल मशीन्स के हैं। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स की बात करें सो दे हैज 2 और मोर मूविंग पार्ट्स। ऐसा भी हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स मशीन में 50 या 100 मूविंग पार्ट्स भी हो। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कार का, बाइसिकल का, इनमें कितने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आता है कॉम्प्लेक्स मशीन का। अगर हम बात करें मशीन्स की तो मशीन्स को हम 4 डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शंस है दैट इज परफॉर्म बाय अ मशीन इज इन लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। तो ऐसी मशीन्स को हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं, मतलब बहुत कम एफर्ट डाल के हम एक हैवी टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे हैवी लोड को लिफ्ट करना। जैसे कि आप अगर कार को देखें, अगर हमारी कार खराब हो जाती है और अगर हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा इस केस में हम या तो मैकेनिक को बुलाते हैं या फिर हम अपनी कार को गैराज तक ले जाते हैं और गैराज पे मैकेनिक इसी कार को एक छोटे से डिवाइस का यूज करके लिफ्ट कर देता है ना। वो जो डिवाइस कहलाता है जैक। आई होप सबको याद आ गया होगा। तो जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट दी कार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़े से एफर्ट लगा के फोर्स को मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे मशीन जैक किस तरह से यूज हो रहा है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, a bar is used to lift a heavy stone is again an example of a machine being used as a force multiplier. Okay, a spade used to turn the soil. Okay, तो spade क्या है, इसको हम कुदाल भी कहते हैं हिंदी में। ये सॉइल को टर्न करने में हेल्प करती है। a pulley used to lift a heavy load. Okay, तो पुली का अक्सर यूज हमारा वेल्स में होता है और आपके क्रेन्स में भी आपकी पुलीज होती हैं। ठीक, फिर है एग्जाम्पल व्हील बैरो का। व्हील बैरो में भी ये देखिए इस तरह का व्हील बैरो दिखता है। इसमें यहाँ पे इस स्पेस में हम हैवी लोड को रखते हैं एंड इट इज हैविंग व्हील, तो जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी। तो इन सारे केसेस में हमने मशीन को यूज किया टू लिफ्ट हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट एंड इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। Now let's move to the second important function. So the second important functions of a machine is in changing the point of application of effort to a convenient point. Okay, तो हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन है एफर्ट का उसको एक कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम टास्क को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकें। जैसे कि अगर आप देखें बाइसिकल में, तो बाइसिकल की जो रियर व्हील होती है उसको मूव कराने के लिए, उसे रोटेट कराने के लिए हम एफर्ट रियर व्हील पे नहीं लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? यस, बिल्कुल सही गैस किया, हम एफर्ट लगाते हैं पेडल पे, है ना। फीट से हम पेडल पे एफर्ट लगाते हैं। ये पेडल रियर व्हील से कनेक्टेड होते हैं विद अ टूथड व्हील। तो पेडल सबका जो कनेक्शन पॉइंट होता है वो टूथड व्हील होती है और टूथ व्हील रियर व्हील से कनेक्ट होती है थ्रू अ चेन। एक चेन के थ्रू कनेक्ट हुआ। तो हमारा पर्पस क्या है? रियर व्हील को रोटेट कराना है, बट हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? पेडल पे, जिससे कि वर्क को इजीली कंप्लीट किया जाए। और पेडल किससे कनेक्टेड है? टूथड व्हील से। और टूथ व्हील और रियर व्हील में कनेक्शन पॉइंट क्या है? थ्रू अ चेन। तो आपने देखा हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफर्ट को चेंज करके और इसको एक कन्वीनियंट पॉइंट जो कि हमारा पेडल था उस पे शिफ्ट कर दिया। The third important function is in changing the direction of effort to a convenient direction.
ओके तो आपने अक्सर देखा होगा विलेज में, टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ओके वी मेक यूज ऑफ अ पुली, है ना। तो आपने वेल पे यहाँ पे देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम हिंदी में चक्का भी कह सकते हैं, उस पे एक रोप जा रही होती है, रोप के एक एंड पे बकेट कनेक्टेड होती है और दूसरा एंड पर्सन पुल कर रहा होता है ना। तो जब बकेट that is full of water is moving upward, तो हमने कहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया, we applied the force in downward direction, एफर्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसी बकेट को लिफ्ट करना होता तो हमें क्या करना होता, फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ता तभी, लेकिन पुली से हमने क्या किया, जो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट था उसको चेंज कर दिया, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना इजी है, सो वी हैव चेंज द लोड इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट द एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। अब बढ़ते हैं हम 4th इंपॉर्टेंट फंक्शन में। सो मशीन को हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। ओके सो यहाँ पे ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द लोड इज डन बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट। ओके जैसे कि हमारे पेयर ऑफ सीजर हुए, तो आपने देखा होगा सीजर्स में लॉन्ग ब्लेड्स होते हैं और हैंडल इसका स्मॉल होता है, तो थोड़ा सा एफर्ट अगर हम हैंडल पे डालते हैं तो ब्लेड्स कैन कट द पेपर और अ क्लॉथ वेरी इजीली एंड ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, ज्यादा पेपर या क्लॉथ कट होगा। ओके इसी तरह से हम ब्लेड ऑफ नाइफ को भी फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड की तरह यूज करते हैं, जैसे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा एफर्ट हम लगाएंगे अगर हैंडल पे तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा सा मूवमेंट होगा। ओके तो अगर एक एग्जाम्पल के लिए अगर एप्पल को कट करना है तो हम नाइफ का यूज करेंगे, अगर ज्यादा फोर्स एफर्ट लगा देंगे तो एप्पल क्या होगा, तुरंत कट जाएगा। ओके एंड देयर वुड बी ग्रेटर मूवमेंट ऑफ दैट, ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ नाइफ। ओके नाउ अब ये चारों इंपॉर्टेंट फंक्शन को एक बार हम समराइज करते हैं और एक डेफिनेशन को फॉर्म करते हैं। तो मशीन की डेफिनेशन जो आप अपने एग्जाम्स में भी लिखेंगे, यू वुड बी राइटिंग मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर obtain a gain in speed or overcome a large resistive force जिसको हम लोड कहते हैं at some point by applying a small effort, okay, small force जिसको हम effort कहते हैं at a convenient point in a desired direction। तो इस definition में अगर आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो चारों functions को हमने describe किया है, क्या किस तरह से हम मशीन को यूज कर रहे हैं, या तो हम गेन कर रहे हैं स्पीड में या ऑब्टेन करना चाहते हैं ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स। ओके तो या तो मशीन एज फोर्स मल्टीप्लायर यूज होगी या टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड। ओके दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। ओके इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एंड to change the direction of application of effort to a convenient point or by changing the direction of effort to a convenient direction। तो ये चारों functions को हमने इस definition में summarize किया है। अब मैंने कुछ terms का use किया, load, effort, ये क्या होता है इसको भी define कर देते हैं। So my dear student, load is the resistive or opposing force to be overcome by a machine and effort is the force applied on a machine to overcome a load। तो जो हम फोर्स हम मशीन पे डाल रहे हैं या मशीन पे अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा एफर्ट कहलाता है, और जो मशीन लोड पे काम कर रही है वो हमारा लोड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक एप्पल को कट करने में जो हम फोर्स नाइफ पे अप्लाई कर रहे हैं वो एफर्ट होगा और जो मशीन एप्पल पे अप्लाई कर रही है वो लोड होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। ओके सो ये रेशियो है लोड अपॉन एफर्ट, क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का, तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं एक मशीन किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 है तो दिस मशीन इज यूज्ड टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब मशीन एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज हो रही है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है तो देयर वुड बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। यहाँ इस टाइम पे देयर वोंट बी एनी गेन इन स्पीड, इट वोंट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और ध्यान दीजिएगा कोई भी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और गेन मल्टीप्लायर की तरह
एक साथ एक ही कंडीशन में यूज नहीं हो सकती है। ओके, तो एक बार समराइज कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो आज के सेशन में हमने स्टार्ट किया मशीन से। मशीन इज अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर, इट सेव्स आवर एनर्जी एंड सेव्स आवर टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल machines and complex machine. Simple machines have few moving parts and complex machine have two or more than two moving parts. There are four important functions of a machine. First, in lifting load, heavy load by applying small efforts. Second, in changing the point of application of effort to a convenient point. And third, in changing the direction of effort to a convenient direction. And fourth, for obtaining gain in speed. Okay, and load की अगर हम बात करें, it is a resistive or opposing force to be overcome by a machine. Effort is the force applied on a machine to overcome a load, and mechanical advantage is the ratio of load upon effort. So I hope यहाँ तक clear है। इसके बाद हम पढ़ेंगे velocity ratio के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी रेशियो के बारे में। वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। ओके, सो इट्स अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को हम VE से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लोड को हम VL से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time. तो it is the rate of change of displacement. तो यहाँ पे हम velocity of effort की जगह पे लिखेंगे displacement of effort divided by time, और velocity of load की जगह पे लिखेंगे displacement of load divided by time. टाइम और टाइम न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर इट विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बच गया DE अपॉन DL। तो वेलोसिटी रेशियो को इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेलोसिटी रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज, और वो सिमिलर क्वांटिटीज है वेलोसिटी ऑफ T। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ये भी सिमिलर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये भी सिमिलर क्वांटिटीज है। अब आती है वेलोसिटी ऑफ रेशियो से हम कैसे पता लगाएंगे कि किस तरह की मशीन है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इस केस में मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लोड जो है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है उसकी कम वैल्यू है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ऑफ लोड ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम हो रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू आती है लेस देन 1। ओके, डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कम आएगी। तो इस केस में मशीन एक गेन मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी, गेन इन स्पीड की तरह वर्क करेगी। ओके, तो स्पीड में गेन होगा। अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब क्या हो गया, तब मशीन इज बेसिकली यूज्ड एज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो देयर वुड बी गेन इन द स्पीड बाय द मशीन। अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो देन द मशीन वुड बी एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल है, तब द मशीन वुड बी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अब हम बात करते हैं वर्क इनपुट की। तो माय डियर स्टूडेंट, वर्क इनपुट इज द वर्क डन on the machine by the effort। तो जो हम effort apply कर रहे हैं, so how much work is done on the machine। okay, तो ये हमें कहलाता है work input। work output is the work done by the machine on the load। okay, तो जो machine load पे काम कर रही है वो work done work output का पार्ट होगा। okay, अब आते हैं एफिशिएंसी। ये इट्स अगेन अ रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन on the machine by the effort। okay, तो रेशियो अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ये रेशियो है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो ईटा होता है, तो ईटा को हम लिख सकते हैं वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये फिर से एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का। एफिशिएंसी को हम जनरली
परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. सो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू 100%. अगर आपकी वर्क आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है वर्क इनपुट के, तो मशीन विल बी 100% एफिशिएंट. अब बात करने वाले हैं हम अगले टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की. तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की बात करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है. पहला है एफर्ट पॉइंट. एफर्ट पॉइंट प्लीज नोट डाउन करिए. इट इज द पॉइंट वेयर एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मशीन को बाय अप्लाइंग एफर्ट. एफर्ट क्या है? जो हम मशीन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी टू द मशीन, वो पॉइंट कहलाएगा effort point. So again I am repeating, it's a point where energy is supplied to a machine by applying the effort. अब आते हैं load point. Load point is the point where energy is obtained by overcoming the load. Okay? तो ये वो पॉइंट है जहां पे हम where the energy is obtained by overcoming the load. अब अगर हम बात करें इनपुट एनर्जी का, तो इनपुट एनर्जी इज द वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट. हाउ मच वर्क इज डन एट द एफर्ट पॉइंट. एफर्ट पॉइंट याद है ना? पॉइंट वेयर द एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? जो हम एफर्ट कर रहे हैं. सो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. तो एफ इंटू डी हो गया यहाँ पे. ठीक है, एफ इंटू एस जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था ना वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस. तो एफ यहाँ पे एफर्ट है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. अब आउटपुट एनर्जी की बात करें तो इट इज अ वर्क ऑब्टेन्ड एट द लोड पॉइंट. ओके, तो लोड पॉइंट पे जो वर्क डन है, वर्क ऑब्टेन एट द लोड पॉइंट. तो यहाँ पे हम जो फोर्स हो रहा है वो होगा आपका लोड, जो रेजिस्टिव फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड. तो अगर आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स कहता है कि आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी. ओके, तो इस केस में अगर इस तरह से हमारी दोनों एनर्जी बराबर आती है तो मशीन क्या है? 100% एफिशिएंट है, मतलब एक आइडियल मशीन है. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं. तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? पॉइंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड. सो इट इज इक्वल्स टू VE अपॉन VL और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू DE अपॉन DL. DE यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, DL यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को रिप्रेजेंट करता है. वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो machine would be doing gain in speed. Velocity ratio की value greater than 1 है, so it would be used as a force multiplier. अगर equal to 1 है तो machine would be changing the direction of effort. Work input is the work done on the machine by the effort. Work output is the work done by the machine on the load. Efficiency, it is the ratio of work done on the load by the machine to the work done on the machine by the effort. तो रेशियो हम कह सकते हैं, एफिशिएंसी इज द रेशियो वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट. प्रिंसिपल ऑफ मशीन कहता है कि आउटपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सभी को. तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं आइडियल मशीन्स की. आइडियल मशीन्स वो मशीन्स हैं जिनकी एफिशिएंसी 100% होती है. इनमें कोई भी लॉसेस नहीं होते हैं, तो जितना हम वर्क इनपुट देते हैं सेम वर्क आउटपुट हमें मिलता है. तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. तो यहाँ पे वर्क आउटपुट इक्वल्स टू वर्क इनपुट होता है, तो देयर वुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी आपकी 100% मशीन. लेकिन आइडियल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती है. तो एक्चुअल अगर मशीन की बात करें तो आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होगी इनपुट एनर्जी की से. सो आउटपुट एनर्जी विल ऑलवेज बी लेस देन इनपुट एनर्जी. सो देयर विल बी ऑलवेज सम लॉसेस प्रेजेंट व्हेन द मशीन इज फंक्शनिंग. तो जब भी कोई मशीन ऑपरेट कर रही होगी, फंक्शन कर रही होगी, तब हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे. इसीलिए एफिशिएंसी जो एक्चुअल मशीन की होती है वो 100% से कम होगी. अब ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ स्मॉल एग्जांपल. जैसे कोई मशीन है, उसकी एफिशिएंसी 80% है. क्या मतलब हुआ?
80% का मतलब हुआ 80% of the total energy is supplied to the machine at the effort point is obtained as useful energy to load point। मतलब क्या हुआ कि जो 80% है, जो जितनी भी एनर्जी वर्क इनपुट हम दे रहे हैं, जितनी भी वर्क एनर्जी इनपुट एनर्जी हम इसमें दे रहे हैं, उस टोटल का 80% ही आपका जो हम एफर्ट पॉइंट पे एनर्जी दे रहे हैं दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू यूजफुल एनर्जी। सिर्फ 80% ही कन्वर्ट होके यूजफुल एनर्जी हमें मिल रही है लोड पॉइंट पे। अब बाकी का 20% क्या हुआ, 100 में से 80 गया तो क्या बचा 20%। जो 20% थे वो इसमें लॉसेस थे। अब लॉसेस क्या हुए, कैसे हुए, क्योंकि आपको पता है मशीन में कई सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो इन मूविंग पार्ट्स में there would be friction present, okay? So the 20% of the energy is lost in overcoming friction, and friction की वजह से there would be हीट एनर्जी तो दैट वुड बी जनरेटेड, और इसी हीट एनर्जी की वजह से आपके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो हीटेड होते हैं। जैसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर हुआ या कोई भी अगर हम मशीन यूज करते हैं, फैन को यूज करते हैं, तो वो थोड़ी देर काम करने के बाद गर्म हो जाता है। सो ये जो लॉसेस हैं दे इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन दे आर अपियरिंग एज हीट एनर्जी विच इज हीटिंग द मूविंग पार्ट्स। आई होप ये क्लियर हो गया। अब ये लॉसेस कौन से होते हैं, क्यों ये लॉसेस हो रहे हैं, हम क्यों इनको कम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये लॉसेस हैं एक्चुअल मशीन में। सो देयर आर 3 important reasons for loss of energy in machine। सबसे पहला रीजन है कि जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के वो वेटलेस नहीं है, ओके, और ना ही वो स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ नहीं है, मतलब दे वुड बी सम ऑफ द अदर इरेगुलरिटीज दैट वुड बी प्रेजेंट, है ना। तो उन इरेगुलरिटीज की वजह से देयर वुड बी सम फ्रिक्शन हैपनिंग, क्योंकि जितनी सरफेस रफ होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, बट कोई भी बॉडी या कोई भी मशीन पार्ट परफेक्टली स्मूथ नहीं है, तो इस वजह से लॉस हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा कि जो स्ट्रिंग है दैट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, तो हमारी मशीन्स में कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, आपकी चेन्स होती हैं, है ना, दे आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है लॉस ऑफ एनर्जी इन मशीन्स का, वो है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मशीन के वो परफेक्टली रिजिड नहीं होते, देयर वुड बी सम ऑफ द अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट इन दैट, ओके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉसेस और रीजंस फॉर लॉस ऑफ एनर्जी इन मूविंग पार्ट्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस आपको लिखने हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें वर्क इनपुट पता होना चाहिए। तो वर्क आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इनपुट क्या देते हैं, जो एफर्ट हम लगा रहे होते हैं मशीन पे, ओके। सो वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू फोर्स जो कि एफर्ट है, सो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को। इसी तरह से अगर वर्क आउटपुट की बात करें तो फिर तो यहाँ पे फोर्स क्या है, लोड दैट इज देयर, ओके। तो वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ओके। तो लोड को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, तो लेट्स पुट देम इन द एफिशिएंसी फॉर्मूला। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। तो जब इसमें यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट क्या था, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यहाँ पे रख देंगे। वर्क इनपुट क्या था, एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वो यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए लोड और अपॉन एफर्ट को हम एक साथ रख लेंगे, जो कि किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर, और डीएल को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो इट विल बिकम 1 अपॉन डीई अपॉन डीएल, एंड डीई अपॉन डीएल इज नथिंग बट द वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे रख देंगे। सो वी गेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का मिलता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। सो यू कैन नोट इट डाउन, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। तो इस बेसिस पे हम एक्चुअल और आइडियल मशीन में इस फॉर्मूले के बेसिस पे फिर से हम एक छोटा सा डिफरेंस नोट कर सकते हैं। अगर कोई मशीन 100%
है, तो इसमें इसका मतलब जो एफिशिएंसी की वैल्यू होगी वो 1 आएगी, मतलब ईटा इज इक्वल्स टू 1। ईटा की वैल्यू 1 होने का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। तो आइडियल मशीन के लिए एक और पॉइंट जो हमें मिल गया है वो है कि आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों बराबर होंगे। बट एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी लेस देन 100% होती है, तो ईटा की वैल्यू क्या हो गई, ईटा इज इक्वल्स टू ईटा इज लेस देन 1। ओके, तो ईटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि एफिशिएंसी अगर हम एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो लेस देन 100% का मतलब ईटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी लेस देन वेलोसिटी रेशियो आएगी। ओके, तो हमें थर्ड यहाँ पे एक्चुअल मशीन का एक पॉइंट और क्या मिल गया, मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग एन आइडियल एंड द एक्चुअल मशीन। आई होप ये क्लियर है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइडियल मशीन के केस में हमें 4 पॉइंट्स पता है कि ये 100% एफिशिएंट होती है, इसमें वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर है, और देयर वुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। एक्चुअल मशीन के केस में आउटपुट एनर्जी हमेशा लेस होगी इनपुट एनर्जी से, देयर वुड बी लॉसेस प्रेजेंट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देयर वुड बी सम लॉसेस प्रेजेंट, तो जो आपकी एफिशिएंसी होगी वो लेस देन 100% आएगी एंड मैकेनिकल एडवांटेज वुड बी लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ओके, फिर हमने रिलेशनशिप पढ़ी जिसमें हमने रिलेट किया एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो को। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं लिवर की। तो लिवर बेसिकली एक रिजिड स्ट्रेट बार है जो कि कैपेबल है टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो अगर मैं इसको लिवर मानूं तो लिवर क्या एक स्ट्रेट बार है विच इज फिक्स्ड। यहाँ पे बीच में हमारा फल्क्रम होगा एंड दिस वे यहाँ पे हम एक पॉइंट पे एफर्ट अप्लाई कर देंगे और दूसरे पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लिवर की बात करें तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। इट इज अ रिजिड स्ट्रेट bar which is capable of turning about a fixed axis। okay, तो ये fixed axis के अराउंड रोटेट करता है या टर्न करता है। ओके, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कुछ इस तरह से है। तो ये बेसिकली क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल है। अभी क्या क्लासेस होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये क्लास 1 लीवर का एग्जाम्पल है जिसमें देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं, फल्क्रम। सो माय डियर स्टूडेंट, फल्क्रम इज बेसिकली अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ लीवर टर्न। तो ये बीच में यहाँ पे क्लास 1 लीवर में फल्क्रम बीच में फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड ये टर्न कर सकता है। ओके, नाउ इस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका एफर्ट पॉइंट हो गया जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द एफर्ट इज अप्लाइड। लोड पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बी पॉइंट है, तो इट इज अ पॉइंट वेयर द लोड इज एक्टिंग। तो ये हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा ए पॉइंट एफर्ट पॉइंट हो गया, ये आपका फल्क्रम हो गया, ये आपका लोड पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे एफर्ट आर्म की। तो एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड द एफर्ट पॉइंट। ओके, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफर्ट आर्म इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द पॉइंट वेयर द एफर्ट इज अप्लाइड। ओके, अगर हम बात करें लोड आर्म की तो लोड आर्म डिस्टेंस है एफ और बी के बीच में। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड द पॉइंट वेयर द लोड एक्ट्स। ओके, तो ये बेसिकली लोड पॉइंट है। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें लिवर के बारे में जानना था। अब लिवर वर्क किस पे करता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो लिवर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। तो अकॉर्डिंग टू इट, क्लॉकवाइज मोमेंट of load about fulcrum is equals to the anti-clockwise moments of effort about the fulcrum। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, लोड इज मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म and effort is multiplied by effort arm। So let's put the values together। So load multiplied by FB। okay, load यहाँ पर है, FB आपकी लोड आर्म हो गई, एफर्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये चीज हमने लिखा है। सो एल इंटू एफ बी इक्वल्स टू ई इंटू एफ ए।
तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स के बाद हमें एक्सप्रेशन जो मिलता है वो है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एफ बी। तो याद है ना मैकेनिकल एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पे हमने लोड अपॉन एफर्ट की जगह पे मैकेनिकल एडवांटेज का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया एंड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सो एम ए इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एफ बी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज लीवर के केस में बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म टू द लेंथ ऑफ लोड आर्म। ध्यान से देखिएगा, ये हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लीवर के केस में रेशियो है लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लोड आर्म। तो ये हमारी क्या हो गई, एफर्ट आर्म, ये लोड आर्म, तो इसी का रेशियो है। तो इसके बेसिस पे आपके लिवर में हमें 3 डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 भी हो सकता है एंड मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, अगर एफर्ट आर्म इज स्मॉलर देन लोड आर्म, अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से स्मॉलर है तो इस केस में हमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी। अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर इक्वल लेंथ की है तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर एफर्ट आर्म की वैल्यू ग्रेटर देन लोड आर्म आ रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है। तो अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का इंक्रीज करना है तब हम क्या करेंगे, तो 2 केसेस पॉसिबल हैं स्टूडेंट, या तो हम एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ा दें, दूसरा या हम लोड आर्म की लेंथ को डिक्रीज कर दें। ओके, तो दीज आर द 2 ways by which we can increase the mechanical advantage of a liver. ओके, अब हम बात करें काइंड्स ऑफ लिवर, कितने तरह के लिवर हो सकते हैं। तो लिवर अगर हम बात करें सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम, कहाँ पे लोड है, क्या पोजीशन एफर्ट की है, क्या पोजीशन लोड की है, कहाँ पे फल्क्रम है, इनके बेसिस पे लिवर 3 तरह का होता है, क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर एंड क्लास 3 लिवर। इनके बारे में अभी भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक। तो लिवर इज अ रिजिड straight bar which is capable of turning about a fixed axis. It works on the principle of moments, that says the clockwise movement of load about the fulcrum is equals to anti-clockwise moment of the effort about the fulcrum. That says mechanical advantage is equals to the ratio of effort arm to the load arm. Okay, and we have 3 possible cases. Mechanical advantage is less than 1, that says effort arm is less than load arm. Effort arm अगर लोड आर्म के बराबर है, so in that case mechanical advantage would be equals to 1, and if effort arm is greater than load arm, then mechanical advantage would be greater than 1. Okay, we have 3 kinds of liver: class 1 liver, class 2 liver and class 3 livers. So we classify them on the basis of the position of effort, load and fulcrum. So let's study class 1 liver in detail now. तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं क्लास 1 लीवर की। तो क्लास 1 लीवर अब हम कैसे पहचानेंगे ये क्लास 1 लीवर है। तो क्लास 1 लीवर में जो फल्क्रम होता है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है। तो देखिए फल्क्रम होगा, जरूरी नहीं है कि फल्क्रम मिड पॉइंट पे ही हो, फल्क्रम बस एफर्ट और लोड के बीच में होना चाहिए। ओके, अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्लास 1 लीवर के लिए वो है कि लोड और एफर्ट सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, बट दे वुड बी रोटेशन प्रोड्यूस इन द अपोजिट सेंस। ओके, फिर यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। नाउ अब हम तीनों केस को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब एफर्ट आर्म लॉन्गर है लोड आर्म से। ओके, मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि बीच में जो पॉइंट होगा वो फल्क्रम होगा, फल्क्रम विड बी इन द मिडल, एफर्ट्स एंड लोड वुड बी एट द एंड। और यहाँ पे आप देखिए जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द पॉइंट वेयर द एफर्ट इज पुट। तो यहाँ पे एफर्ट हमने अप्लाई किया है, तो एफर्ट से लेके ई से लेके एफ तक। ओके, यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट दे दें ए और बी, तो ए से लेके एफ तक ये हमारी क्या हो जाएगी, एफर्ट आर्म, और एफ बी ये आपकी लोड आर्म हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफर्ट आर्म की लेंथ बड़ी है, लोड आर्म की लेंथ छोटी है। तो जब एफर्ट आर्म
इज ग्रेटर देन लोड आर्म, तो ये क्लास 1 लीवर का केस वो है जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. ओके, तो एफर्ट आर्म, व्हेन एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, then it tells us that mechanical advantage is greater than 1. अब ये कहाँ पे यूज होती है? तो ये बेसिकली यूज होती है जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम इस तरह की मशीन्स को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं. ओके, तो इसके एग्जांपल्स हैं shears. shears अ काइंड ऑफ सिजर्स होती हैं जिनकी ब्लेड आपकी स्मॉल होगी और जो हैंडल होगा काफी बड़ा होगा. ओके, तो ये बेसिकली मेटल शीट्स जो होती हैं उनको काटने के लिए यूज की जाती है. ओके, तो shears आर बेसिकली द लॉन्ग scissors जिनके हैंडल्स आपके बड़े होते हैं एंड दे हैव अ स्मॉल ब्लेड एंड दे आर यूज्ड टू कट द मेटालिक शीट्स. ओके, फिर इसके बाद करें क्रोबार की. सो दिस माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्रोबार. ओके, तो ये भी हमें हैवी लोड को लिफ्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और लोड भी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो डायरेक्शन सेम है बट इट वुड बी प्रोड्यूसिंग अ रोटेशन. ओके, तो यहाँ पे ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू लिफ्ट द हैवी लोड. क्लॉ हैमर, ये होता है क्लॉ हैमर. यहाँ पे भी देखिए एफर्ट इस तरह से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुट कर यहाँ पे एफर्ट को इस तरह से लगाएंगे एंड दिस वुड बी मूविंग द लोड. प्लायर्स आपके घर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस भी यूज करते हैं, वहां पे भी देखिए एफर्ट्स हम इस तरह से अप्लाई करते हैं एंड लोड इज ओवर हियर. तो आप देख सकते हैं एक चीज आपको सारे एग्जांपल्स में देखने को मिल रही है कि आपका जो एफर्ट होगा और लोड होगा वो आइदर एंड्स पे होगा और फुलक्रम बीच में होगा. ओके, एंड स्पून को भी एक काइंड ऑफ सिंपल मशीन हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिड ओपन करने के लिए कई बार हम स्पून को यूज करते हैं. तो ये भी क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है जब एफर्ट आर्म आपकी ग्रेटर होगी लोड आर्म से और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. तो इस तरह की मशीन्स को हम एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करते हैं. अब आते हैं हमारे केस नंबर 2 पे, जहाँ पे एफर्ट आर्म और लोड आर्म जब इक्वल लेंथ की होती है तब. तो यहाँ पे भी देखिए फुलक्रम आपका बिटवीन है, यहाँ पे एफर्ट आर्म और लोड आर्म की वैल्यू बराबर है. ओके, सो इट वुड बी जब when the length of effort arm and load arm are equal then mechanical advantage की वैल्यू 1 आर्म हो जाएगी. तो आपका फिजिकल बैलेंस हुआ, इसका एग्जाम्पल सी सॉ हुआ. ओके, यहाँ पे देखिए सी सॉ में भी लोड और एफर्ट का डायरेक्शन सेम है बट देयर वुड बी अ रोटेशन अराउंड along the fulcrum. यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस होगा. तो जब आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज का वेट ज्यादा है तो ये नीचे है एंड दिस अगर यहाँ पे हैवी वेट का पर्सन होगा देन दिस वुड बी गोइंग. ओके, तो ये भी क्या है आपका केस 2 का एग्जाम्पल है जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है. अब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 का मतलब है कि एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन लोड आर्म. ओके, ये केस 3 है. तो यहाँ पे देखिए फुलक्रम इस साइड में है, एफर्ट आर्म आपकी स्मॉलर है, लोड आर्म की लेंथ ज्यादा है. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह की मशीन्स को तो हम गेन इन स्पीड के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 होगी. और जैसे हमारे पेयर ऑफ सीजर्स है तो जो हम पेपर काटने के लिए यूज करते हैं, क्लोथ काटने के लिए, तो वहां पे आप देखिए ब्लेड्स बड़ी होती हैं और हैंडल छोटा होता है. शेयर्स में क्या होता था, ब्लेड छोटी होती थी, हैंडल बड़ा होता है. तो ये डिफरेंस है. तो जो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 का केस होगा वहां पे क्लोथ जो ब्लेड्स होंगी सीजर की वो बड़ी होंगी और हैंडल स्मॉल होगा. फिर अगर एक दूसरा एग्जाम्पल है हैंडल और आपने देखा होगा जिसे हम रस्सी, जिसको हिंदी में चप्पू भी कहते हैं. तो जब हम बोट को चलाते हैं तो जो एक लॉन्ग ओर का यूज करते हैं जो है उसको, वो किसका एग्जाम्पल है? केस 3 का, जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लेसन. तो जब हम बोट को रो करते हैं, व्हेन वी आर रोइंग द बोट देन अ लॉन्ग हैंडल इज यूज्ड. तो यहाँ पे आपकी क्या है, लोड आर्म बड़ी होगी, एफर्ट आर्म छोटी होगी. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर. तो ये था क्लास 1 लीवर. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो क्लास 1 लीवर में हमने पढ़ा कि क्लास 1 लीवर में फुलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड द लोड. ओके, एंड यहाँ पे लोड एंड एफर्ट सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं विच प्रोड्यूसेस रोटेशन इन अपोजिट सेंस. ओके, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 1 होती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी. फिर हमने डिफरेंट केसेस पढ़े. सो व्हेन एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म देन मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. These machines act as a force multiplier and the examples are shears, crowbar, claw hammer, pliers, spoon.
Case 2, जहाँ पे effort arm is equals to load arm, then the mechanical advantage value is equals to 1, and it is the examples of this case are physical balance, seesaw. And case 3 की बात करें, when the effort arm is shorter than the load arm, so mechanical advantage would be less than 1, and the examples would be a pair of scissors, a long handle oar. ओके तो इसकी तरह से हमने क्लास 1 लिवर को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू। थैंक यू स्टूडेंट्स।